हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं प्रोफेसर विनय मुरे। आप सबका स्वागत करता हूं डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। गाइस, nowadays we are learning heat transfer subjects and we have almost finished module number 2, conduction. Today I am going to start third module. Basically it is divided into two parts. First part is the heat transfer through fins and second part is the unsteady state heat transfer. So I will make three videos on these modules, two on fins, and last one is for unsteady state heat transfer. So let's start. Okay. So मॉड्यूल का नाम ही है एक्सटेंडेड सरफेस और फिन्स एंड अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। सो आपको शॉर्टकट में बोलता हूँ कि अभी तक हमने जो चैप्टर देखा वो फर्स्ट मॉडल था कंडक्शन, सॉरी सेकंड मॉडल था जो कंडक्शन। कंडक्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हीट ट्रांसफर, व्हाट यू मीन बाय कंडक्शन, इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन व्हिच हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बट विद इन अ सेम मीडियम। ओके, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटेंडेड सरफेस मींस fins. Fins is nothing but extended surface which is useful for the transfer of the heat within a two different mediums. फॉर द एग्जाम्पल अगर आपने इंजन देखा होगा तो उसके बॉडी के ऊपर पेरिफेरिकल एक्सटेंडेड सरफेस होता है, तो उसी को फिन्स बोलते हैं। फिन्स में होता क्या है कि इंजन का टेम्परेचर, नॉर्मली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन, एक वाटर कूल्ड है एंड दूसरा एयर कूल्ड। तो एयर कूल्ड में इवन अपना रेफ्रिजरेटर का बैक साइड अगर आपने चेक किया होगा तो वहां पे कुछ वर्टिकल स्ट्रिप्स होती है। अगर इंजन की बात करते हैं तो उसके पेरीफेरी पे एक्सटेंडेड सरफेसेस होते हैं। तो बेसिकली इसका यूज क्या है, जब भी मैं एयर कूल्ड इंजन यूज करता हूँ तो मेरा जो इंजन का टेम्परेचर बिकॉज ऑफ कंबशन वो काफी मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसे केस में जहाँ पे मुझे वाटर कूलिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंजन हेवी हो जाएगा, तो ऐसे केस में हम एयर कूलिंग यूज करते हैं। सो अगर आपने बाइक का इंजन देखा होगा तो वो एयर कूल्ड होता है। तो एयर कूल्ड में मुझे हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज करना है। सो अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस होगा वो मुझे क्या करना है, जितना पॉसिबल हो उतने हाई स्पीड से हाई रेट से मुझे क्या करना है, उसको एक्सचेंज करना है सराउंडिंग एयर के साथ। तो वहां पे क्या यूज होता है, एक्सटेंडेड सरफेस। अभी इसका लॉजिक क्या है कि एक्सटेंडेड सरफेस इज मींस एक्स्ट्रा एरिया, और हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, Q इज इक्वल टू HS dt। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीजेस देन Q कन्वेक्शन विल इंक्रीजेस। सो अगर एरिया इंक्रीज होता है तो कन्वेक्शन इंक्रीज होगा। ओके, सो इसके पीछे यही लॉजिक है। तो फिन्स फिन्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं। एक सर्कुलर है, पेरिफेरिकल है, ट्रापेजोइडल है। सो अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स, सॉरी अलग अलग टाइप्स के फिन्स होते हैं। तो इसके ऊपर एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। सो फिन्स क्या है, बेसिकली उसके टाइप्स क्या है, उसके डायग्राम क्या है, वो आप थ्योरी पार्ट में थोरोली स्टडी करोगे। बट बेसिकली इसके 3 से 4 केसेस होते हैं न्यूमेरिकल्स में। और न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे कुछ यूनिक फॉर्मूलाज हैं, वो आज देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं केस वन की, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन्स। ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन्स मीन्स जिसका लेंथ इन्फिनिटी है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, मतलब जिसका लेंथ अननोन है, या तो फिर जहाँ पे कन्वेक्शन लेंथ पे डिपेंड नहीं है। सो लेंथ दिया नहीं है, लेंथ पूछा भी नहीं है। ओके, और लेंथ कुछ इतना मैटर नहीं करता है। तो जहाँ पे हम लेंथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे केस को हम बोलते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन्स। ओके, तो यहाँ पे एक पार्ट आपके साथ शेयर किया हुआ है। सपोज एक क्रॉस सेक्शन एरिया है और उसका एक हमने फिन्स कंसिडर किया है। सपोज ये इंजन है तो उसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर रहेगा, सोर्स टेम्परेचर रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, TS। गॉट इट। नेक्स्ट, सराउंडिंग एयर का जो भी टेम्परेचर रहेगा हम उसको बोलेंगे TA। सपोज मैंने उस फिन का एट अ डिस्टेंस x
मैंने अगर मैं इसका टेम्परेचर मेजर करता हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, Tx करके। गॉट इट? सो TA या तो फिर TP इज एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर, T is any temperature at a distance x from the source. ओके, सो ये जो x का वैल्यू है वो जनरली मेंशन करते हैं कि इंजन सरफेस से उसका डिस्टेंस कितने पे है, और अगर आपको उसका टेम्परेचर बताना है तो ऐसे केस में x का वैल्यू गिवन रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा कोई लेंथ बिंद है ही नहीं है, तो वहाँ पे बेसिकली दो फॉर्मूलेज होते हैं। जब भी आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन यूज करो, जब भी आपको हीट फ्लो रेट पता करना है तो आपको Q का फॉर्मूला यूज करना है। सो यहाँ पे इसके पीछे भी डेरिवेशन है, सो डेरिवेशन भी देख के जाना है। T माइनस टी ए मीन्स इट इज अ टेम्परेचर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स, वो है T, माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर टी ए डिवाइड बाय सोर्स टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग एयर टेम्परेचर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज टू माइनस एम एक्स। सो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, दिस m इज नॉट इंडिकेट्स एनी टाइप ऑफ मास, वो मास को इंडिकेट नहीं करता, इट्स अ कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या है, तो ये वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एच पी अपॉन के सी, एच पी अपॉन के सी। तो देखते हैं, नेक्स्ट है हीट फ्लो रेट क्यू इज अंडर रूट ऑफ एच पी के सी टी एस माइनस टी है। अदरवाइज अपना थेरोटिकल फॉर्मूला क्या होता है, एमसीपी डेल्टा टी या तो फिर एमसीपी डेल्टा टी। ओके, बट यहाँ पे एक्चुअल हीट फ्लो रेट फाइंड आउट करें तो यहाँ पे उसका पेरीमीटर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका थर्मल कंडक्टिविटी सब कुछ मैटर करता है। सो अंडर रूट ऑफ एच पी के सी, तो पी फॉर इन पेरीमीटर जिसका यूनिट रहेगा मीटर, ए सी इंडिकेट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर, एच दिस एच साइन कॉस टैन वाला एच नहीं, वो हाइपरबोलिक होता है। दिस एच इंडिकेट्स कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, एंड के इज द थर्मल कंडक्टिविटी वाट पर मीटर डिग्री केल्विन। सो सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल में यही काम रहेगा, एम का वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो। गॉट इट? और यहाँ पे एफिशिएंसी का भी एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर दिस केस एफिशिएंसी क्या होती है, tan hyperbolic ml. This h is not a convective heat transfer coefficient, this is a hyperbolic, tan hyperbolic ml divided by ml. सो गाइज इसके पीछे डेरिवेशन है, ये हवा में से ऐसे नहीं आया हुआ है। सो डेरिवेशन भी एक बार देख लेते हैं, देख लेना। केस टू फाइनाइट लेंथ इंसुलेटेड टिप, सपोज यहाँ पे लेंथ दिया है या तो फिर लेंथ पूछा है, तो समझ जाना है इट्स केस टू फाइनाइट लेंथ इंसुलेटेड टिप। इंसुलेटेड टिप नॉर्मली मेंशन किया होता ही है। ओके, इंसुलेटेड टिप मतलब उसका वो मेंशन किया जाएगा, तो आपको क्लिक होना चाहिए केस टू। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला में चेंज हुआ, टी माइनस टी टी एस माइनस टी इज इक्वल टू सम, वो एज इट इज वहाँ पे था, इनिशियल केस में था इन टू माइनस एम एक्स, बट यहाँ पे क्या है, कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक। रिमेंबर बच्चे यहाँ पे एच का वैल्यू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का वैल्यू पुट करते हैं, वो रॉन्ग है। कॉस हाइपरबोलिक एम इंटू एल माइनस एक्स डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक एम एल। अगर हीट फ्लो रेट फाइंड आउट करता हूँ तो अंडर रूट ऑफ एच पी कैसी टी एस माइनस टी है, ये प्रीवियस फॉर्मूला, उसमें एडिशन में क्या है, tan हाइपरबोलिक एम एल। गॉट इट? सो सीक्वेंस वाइज आपको ये फॉर्मूलाज याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट केस 3, फाइनाइट लेंथ बोला है और अनइंसुलेटेड टीप बोला हुआ है। सो अनइंसुलेटेड टीप है तो फॉर्मूला और भी ज्यादा एक्सटेंड होगा, टी माइनस टी अपन टी एस माइनस टी है। अभी तक यही फॉर्मूला हमने देखा था, कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स। अभी आपको क्या करना है, प्लस एच अपॉन के एम, एच अपॉन के एम साइन हाइपरबोलिक एम इंटू एल माइनस एक्स। अभी सेम टर्म आपको लिखना है, सिर्फ माइनस एक्स नहीं करना है ऊपर वाले टर्म में, कॉस हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच अपॉन के एम साइन हाइपरबोलिक एम एल। डोंट राइट एक्स इन अ डिनोमीटर। नेक्स्ट, हीट फ्लो रेट अंडर रूट ऑफ एच पी के सी टी एस माइनस टी ए, और वहाँ पे tan एच मिलता है। यहाँ पे क्या किया है, एच बाई के एम प्लस tan हाइपरबोलिक एम एल डिवाइड बाय 1 इंटू एच बाई के एम एंड tan हाइपरबोलिक एम एल। नेक्स्ट केस 4, थर्मोमेट्रिक वेल। ये स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स है जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जाएगा थर्मोमेट्रिक वेल या तो फिर ऑयल बाथ। तो गाइस यहाँ पे होता क्या है कि सपोज यहाँ पे एक पाइप कंसिडर किया है, एक डक्ट कंसिडर किया है जहाँ से एक ऑयल या तो फिर गैसेस फ्लो हो रहा है।
और अगर आपको वहाँ पे क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है। सो अगर वहाँ से स्टीम या तो फिर गैस फ्लो हो रहा है, तो आप क्या उसको होल करके, ड्रिल करके, तो आप उसमें थर्मोमीटर इंसर्ट करोगे क्या? नहीं, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो वहाँ पे लीकेजेस हो सकते हैं प्रैक्टिकली, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे एक बकेट का एक अरेंजमेंट होता है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर डेप्थ एल, जिसका डायमीटर बकेट का डी होगा, उसका थिकनेस डेल्टा होगा। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, तो उस बकेट को फिल किया जाता है ऑयल से, और फिर उसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर थर्मोमीटर वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। सो ऐसे केस में सपोज गैस का टेम्परेचर टीजी और उस पाइप का टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर टीएस, तो थर्मोमीटर एग्जैक्टली हमें टेम्परेचर मेंशन करेगा क्या टीजी? बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे कुछ तो पर्टिकुलर एरर रहेगा। तो थर्मोमीटर जो भी टेम्परेचर इंडिकेट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे टीएल। सो ऐसे केस में एरर कंसिडर होता है। सो थर्मोमेट्रिक एरर इज इक्वल टू एक्चुअल टीएल माइनस टीजी अपॉन टीएस माइनस टीजी। टीएल माइनस टीजी अपॉन टीएस माइनस टीजी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एमएल। मेजर एरर क्या है? गैस का एक्चुअल अलग था, थर्मोमीटर ने अलग शो किया, सो टीजी माइनस टीएल। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ मेजर एरर, टीजी माइनस टीएल। अभी ये तो एरर है, बट एरर को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सो मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर दो, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे टीजी, सो डिवाइड बाय टीजी इंटू 100। फॉर दिस केस एम नॉर्मली हम क्या लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एच पी अपॉन के सी। बट यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर देखोगे तो आप डायमीटर और ट्वाइस थिकनेस है, सो डी प्लस टू डेल्टा, डी प्लस टू डेल्टा अपॉन के सी। मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे किया? सो एक्चुअली यहाँ पे पाई डी था और के साथ भी पाई था, सो पाई पाई कैंसिल होगा। तो इसके वजह से वहाँ पे पाई बाय फोर डी स्क्वायर पाई ये सब कुछ लिखा ही नहीं है वहाँ पे। सो के डी इंटू थिकनेस डी डेल्टा if the diameter is not given, if the diameter is not given, sorry, if the diameter is given, अगर diameter दिया है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। if the diameter is not given, सिंपल सा फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एच अपॉन के डेल्टा। ओके, सो गाइस इसका काफी मस्त प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉर्मूला आसान है, लिख लिख के प्रैक्टिस हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स आसान है, काफी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। खाली आपको मेहनत लेनी पड़ेगी कैलकुलेशन में। केस फिफ्थ, फिन कनेक्टेड बिटवीन टू टेम्परेचर बॉडीज। सो यहाँ पे देखो, सपोज एक दो वॉल है या तो फिर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट वन का टेम्परेचर T1, ऑब्जेक्ट टू का टेम्परेचर T2। अब उन दोनों को कनेक्ट किया है एक पाइप से या तो फिर एक ऑब्जेक्ट से। सो हाइयर टेम्परेचर है T1, लोअर टेम्परेचर T2, तो हीट कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, T1 टू T2। और उस पाइप या तो फिर उसका फीन बोलेंगे हम, वो बेटर वर्ड होगा। तो फीन का डायमीटर है D। तो ऐसे केस में सराउंडिंग एयर तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा Tn, तो यहाँ से हीट कितना फ्लो होगा, T1 माइनस टी है। Q2 से कितना फ्लो होगा, T2 से कितना फ्लो होगा, T2 माइनस टी है। तो ऐसे केस में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन क्या रहेगा, T माइनस टी है इज इक्वल टू थीटा 1 इंटू साइन हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स प्लस थीटा 2 साइन हाइपरबोलिक एम एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक एम एल। सो यहाँ पे गाइज काफ़ी रियरली ये न्यूमेरिकल आता है, बट एटलीस्ट फॉर्मूला करके जाओ एनी हाउ। सो यहाँ पे एक्चुअली ये Q1 नहीं है गाइज, सॉरी, यहाँ पे Q1 लिखा है, बट ये दिस इज नॉट अ Q1, दिस इज अ थीटा 1। सो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सो दिस इज द, सो ये है थीटा 1 और ये है थीटा 2, और ये इनको यहाँ पे यूज करना है। देन क्यू का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एच पी के सी थीटा 1 प्लस थीटा 2 cos हाइपरबोलिक एम एल माइनस 1 अपन साइन हाइपरबोलिक एम एल। ओके, सो फिन्स के फिफ्थ 5 केसेस थे वो हमने देखे, अभी देखते हैं वन बाय वन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन,
Estimate the energy required to solder together two wires of a long pieces of copper having a diameter 0.1625 सेंटीमीटर। क्या बोला है कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? मुझे सोल्डरिंग करना है टू वायर्स का जो कि लॉन्ग है। ओके, लेंथ इज नॉट मेंशन हियर। Having a diameter 0.1625 centimeter. Temperature at a tip of solder material is a 195. Okay, सोल्डरिंग के लिए मैं जो मटेरियल यूज कर रहा हूँ जिसका टेम्परेचर है 195। वायर्स आर पोजिशन हॉरिजेंटली इन एयर और एयर का टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ एयर मींस एच एयर दिया है 17 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मतलब के दिया हुआ है 335 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन। सो गाइज यहाँ पे सोल्डरिंग करना है। इमेजिन करो हॉरिजॉन्टल में टू वायर्स हैं, उसको मुझे उसको सोल्डरिंग करना है, मतलब उसको टेम्परेचर देके मुझे उसको मेल्ट करना है तब जाके वो सोल्डरिंग होगा। सो यहाँ पे टीएस दिया हुआ है, सोर्स टेम्परेचर है 195। ओके, और एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेयर का एच दिया हुआ है 17 और मुझे थर्मल कंडक्टिविटी वो मटेरियल का दिया है के दिया है 335 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन और आपको बताना है कि कितना एनर्जी मतलब कितना हीट देना पड़ेगा तब जाके वहां पे सोल्डरिंग होगा। सो यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि टू लॉन्ग वायर्स मतलब ये फिन्स का एग्जांपल है और फिन्स मतलब मॉडल नंबर 3। लॉन्ग बोला है सो ना तो इंसुलेटेड ना अनइंसुलेटेड नथिंग इज मेंशन। लेंथ इज आल्सो नॉट गिवन। सो ये टाइप नंबर 1 इनफाइनाइट लेंथ। सो इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला क्या है? मुझे एग्जैक्टली पूछा क्या? मुझे क्या टेम्परेचर पूछा है क्या? नहीं, मुझे पूछा है एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है। एनर्जी इज नथिंग बट हीट अंडर रूट ऑफ एच पी के सी टी एस माइनस टी एम। सो देखते हैं ये फॉर्मूला यूज करता है। सो टी एस टी ए डायमीटर दिया था, एच दिया था, के दिया था। गाइस अगर मैं यहाँ पे सोल्डरिंग के लिए अगर मैं हीट देता तो वो हीट क्या होने वाला है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। सो टोटल एनर्जी मुझे कितना लगेगा? ट्वाइस क्यू। सो ये लॉजिक है इसके पीछे। और क्यू कहाँ से आएगा? दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो क्यू का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ एच पी के सी टी एस माइनस टी है। पेरीमीटर क्या होता है वायर का? पाई डी। क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट किया। फिर एच तो गिवन था एयर का 17। पेरीमीटर हमने देखा था, एसी निकाला था। के भी गिवन है, टीएस भी गिवन है, टीए भी गिवन है। सब कुछ पुट करो, क्यू को निकालो। क्यू का यूनिट वैट में। और मुझे एनर्जी चाहिए तो ट्वाइस क्यू था तो उसको ट्वाइस करो और वैट में निकालो। ओके, मस्त एग्जाम्पल था। आई होप ये आपको समझा होगा। ओके, सो केस 1 हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट केस। क्वेश्चन नंबर 2, सेंट्रीफ्यूगल पंप। अभी इमेजिनेशन स्टार्ट करो, ये भूल जाओ कि हमारा मॉडल कौन सा चल रहा है। क्या बोला है? सेंट्रीफ्यूगल पंप है। ओके, start imagine. Centrifugal pump is used to pump molten metal at 500 degrees Celsius. गाइस ये नॉर्मल पंप नहीं है जो वाटर को पंप कर रहा है, ये मोल्टन मेटल को पंप कर रहा है। और मोल्टन मेटल का ऑफ कोर्स टेम्परेचर काफी हाई रहेगा, वो कितना है? 500 डिग्री सेल्सियस। इट इज ड्रिवन बाय 3600 आरपीएम मोटर। ओके, इसको कौन ड्रिवन कर रहा है? मोटर। मोटर इज कपल्ड टू द पंप इम्पिलर बाय शाफ्ट। इट मीन्स पंप को कौन चला रहा है? मोटर। बट मोटर और पंप के बीच में क्या है? इम्पेलर शाफ्ट है। इट इज मेड अप ऑफ स्टील हैविंग 25 mm डायमीटर। ओके, वो शाफ्ट का डायमीटर दिया हुआ है। इफ टेम्परेचर ऑफ द मोटर इज लिमिटेड अप टू 60 डिग्री सेल्सियस। देखो पंप का नहीं टेम्परेचर दिया है, उन्होंने मोटर का टेम्परेचर दिया है। मोटर 60 डिग्री सेल्सियस तक ही उसका टेम्परेचर अलाउड है। मतलब आगे जाता है 60 के अबव जाएगा तो वो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, मेंटेनेंस निकल सकता है। सो मैक्स टू मैक्स 60 डिग्री सेल्सियस ही अलाउड है मोटर का। द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट लेंथ ऑफ द स्टील शाफ्ट वुड यू सजेस्ट? ओके, अगर मेरा पंप को शाफ्ट चला रहा है और शाफ्ट को मेरा मोटर चला रहा है, देखो पंप का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तो हो सकता है कि वो शाफ्ट को हीट करेगा और शाफ्ट मोटर को हीट करेगी।
बट मुझे 60 डिग्री सेल्सियस तक ही अलाउड करना है, तो मुझे लेंथ कितना रखना है शाफ्ट का? Assume the end of the shaft connected to the motor acts as the insulated. शाफ्ट का एंड क्या बोला है? इंसुलेटेड. सो गाइज यहाँ पे लेंथ पूछा हुआ है, मीन्स फाइनाइट लेंथ, और शाफ्ट का टिप इंसुलेटेड है. सो केस नंबर 2. ओके, सो यहाँ पे क्लिक होना चाहिए. फिन्स का न्यूमेरिकल है फाइनाइट लेंथ इंसुलेटेड टिप, और मुझे पूछा क्या है? लेंथ पूछा हुआ है. सो गाइज यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं. क्या आपको हीट फ्लो रेट दिया हुआ है? सबसे पहले देखते हैं हीट फ्लो रेट पूछा है क्या? नहीं. के शाफ्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ शाफ्ट दिया हुआ है 35 वाट पर मीटर डिग्री केल्विन. ओके, सो मुझे क्या हीट का फॉर्मूला, हीट फ्लो रेट पूछा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं. सो मुझे फाइंड आउट, मुझे मैक्स टू मैक्स उन्होंने क्या वैल्यूज दिया है? टेम्परेचर्स दिए हुए हैं और लेंथ पूछा हुआ है. सो गाइस जस्ट वेट, सॉरी फॉर ट्रबल. सॉरी फॉर ट्रबल, एक्सट्रीमली सॉरी. सो देखते हैं कि हमें बहुत सारे वैल्यूज आई थिंक एट अ पर्टिकुलर लेंथ उन्होंने टेम्परेचर बोला कि 60 डिग्री सेल्सियस मुझे रखना है, मीन्स एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस मुझे टेम्परेचर टी उन्होंने गिवन है. एटमॉस्फेरिक एयर मुझे गिवन है, आई थिंक 25 है. टीएस मुझे उन्होंने दिया है सोर्स टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस. और आपको क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ फाइंड आउट करना है. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं न्यूमेरिकल. सो आई थिंक आपको न्यू फॉर्मूला पता चला होगा. तो सारा गिवन डेटा मैंने लिख दिया, डायमीटर लिख दिया. आरपीएम को तो ज़रूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा डेटा था. केएस दिया है, एचएएस दिया है, सोर्स टेम्परेचर दिया है, टी दिया हुआ है क्योंकि एट अ डिस्टेंस एल है. मोटर का टेम्परेचर था 500 डिग्री सेल्सियस. ओके सॉरी, पंप का टेम्परेचर था 500 डिग्री सेल्सियस. उसको ड्रिवन करा है मोटर, सो मुझे, और उसका टिप इंसुलेटेड है जिसका टेम्परेचर रखना है 60 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो ये डायग्राम है, उसको समझो, समझ में आ जाएगा. सो सबसे पहले काम करते हैं, मुझे एम निकालना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ एच पी अपॉन के ए सी. सो जिसके लिए मुझे पेरीमीटर पता होना चाहिए. तो पेरीमीटर शाफ्ट का क्या आएगा? पाई डी. और क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर. ओके, और बहुत सारे टेम्परेचर्स दिख रहे हैं, सो मैंने फॉर्मूला चूज किया टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, टी माइनस टी ए टी एस माइनस टी ए कॉस हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल. रिमेंबर, इसको बोलते वक्त भी कॉस हाइपरबोलिक बोलना. कॉस एच एम एल बोलोगे तो एच पुट करके आ जाओगे. कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट नहीं है ये. ओके, सो गाइस यहाँ पे क्या एक्स मुझे दिया हुआ है? यस, एक्स मुझे गिवन है. उन्होंने क्या बोला है कि टोटल लेंथ पे मुझे 60 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है. सो मेरा एक्स इज नथिंग बट क्या रहेगा? वो लेंथ ऑफ द शाफ्ट. सो यहाँ पे x इज नथिंग बट इक्वल टू एल. सो कॉस हाइपरबोलिक एल माइनस एल क्या हो जाएगा? जीरो. सो कॉस हाइपरबोलिक जीरो कितना होता है? वन ही होता है. सो बचा क्या? टी माइनस टी ए टी एस माइनस टी ए वन अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल. सो एम हमने फाइंड आउट किया था यहाँ से. सब कुछ वैल्यूज पुट कर दो, लेंथ निकालो. गाइज यहाँ पे आपको काफी पेशेंस रखना पड़ेगा. यहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो कैलकुलेटर की कैलकुलेशन की. ओके, सो पेशेंस रखो और प्रैक्टिस करो, आंसर आएगा. नेक्स्ट केस 3. हैंडल ऑफ द स्पून हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, स्पून बोला है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? रेक्टेंगुलर. डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्पून. आपको लेंथ फाइंड आउट करना है सो दैट इन टेम्परेचर ऑफ द स्पून विल नॉट एक्सीड देन 25 डिग्री सेल्सियस इवन व्हेन द स्पून केप्ट इन बॉइलिंग वाटर. अगर मैं चम्मच को बॉइलिंग वाटर में रखता हूँ, मतलब बॉइलिंग वाटर में सोर्स टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो भी उस चम्मच का एंड का जो टेम्परेचर है वो 25 ही मेंटेन होना चाहिए. इमेजिन कर पा रहे हो? मतलब वो कैसे एक्ट कर रहा है? फिन्स की तरह. सोर्स का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और मेरा टिप का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. ओके, और आपको डिटरमाइन करना है लेंथ. सो आई थिंक क्लिक हो रहा है थोड़ा थोड़ा. फाइनाइट लेंथ का न्यूमेरिकल ही है.
Even when the spoon kept in boiling water, atmospheric pressure Ks is equal to 39 watt per meter degree Kelvin. स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है एच एथ. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है 150 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन एंड सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस और आपको लेंथ फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स सी. अभी यहाँ पे कहीं पे भी ये बोला नहीं है कि मेरा जो स्पून है उसका टिप इंसुलेटेड है, कुछ भी मेंशन नहीं है. सो ये न्यूमेरिकल किसका होगा? अनइंसुलेटेड का. लेंथ पूछा है और इंसुलेशन का जिक्र नहीं है, सो फाइनाइट लेंथ अनइंसुलेटेड टिप. तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला आपके सामने है टी माइनस टी ए अपॉन टी एस माइनस टी ए इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एम इंटू एल माइनस एक्स प्लस एच अपॉन के एम साइन हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच अपॉन के एम साइन हाइपरबोलिक एम एल, या तो फिर क्यू. अभी गाइज यहाँ पे क्यू दिया भी नहीं है, पूछा भी नहीं, तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा. मैं टेम्परेचर्स को यूज करूंगा और लेंथ फाइंड आउट करूंगा. और गाइज यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले देखो कि यहाँ पे मुझे टीप का टेम्परेचर दिया हुआ है 25. सो टोटल लेंथ, सो यहाँ पे भी x इज इक्वल टू क्या आएगा? टोटल लेंथ आएगा. सो x एल माइनस एल जीरो हो जाएगा. सो कॉस हाइपरबोलिक जीरो कितना होगा? 1 होगा. एच अपॉन के एम साइन हाइपरबोलिक एम एल माइनस एल क्या होगा? साइन हाइपरबोलिक तो जीरो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में बचेगा तो सिर्फ 1. सो देखते हैं न्यूमेरिकल. सो सबसे पहले एज यूजुअल हमने गिवन डेटा लिखा, फिर एम पेरीमीटर फाइंड आउट किया. अभी यहाँ पे पेरीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा? पेरीमीटर क्या आएगा? लेंथ ट्वाइस ए प्लस बी, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा उसका? ट्वाइस ए प्लस बी, ये उसका क्या होगा? पेरीमीटर. और क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ए इंटू बी. ऐसे करके उन्होंने एच दिया था, के दिया था, एम फाइंड आउट किया. और नेक्स्ट यहाँ पे टोटल लेंथ ही एक्स है. सो एल माइनस एल करो तो कॉस हाइपरबोलिक 1 बचेगा प्लस ये साइन हाइपरबोलिक टर्म पूरा 0 हो जाएगा. सो न्यूमरेटर में 1 आएगा. देन cos हाइपरबोलिक ml प्लस h अपॉन के एम साइन हाइपरबोलिक ml. सो गाइस ये न्यूमेरिकल काफी आसान लगता है कि मैं कैल्शियम में डाल दूंगा और l मुझे फाइंड आउट होगा, तो ऐसा होता नहीं है. ट्राई करके देखना. तो यहाँ पे क्या किया? सबसे पहले ये टर्म सॉल्व किया मैंने, मुझे आंसर मिला 16. ओके, सो मैंने ये इसका क्या किया? इसका भी इन्वर्स किया, मतलब इन्वर्स किया मैंने बोथ साइड में. सो ये टर्म इज इक्वल टू ये 1/16 का 16 हुआ. फिर आपको करना क्या है? 23.205 एल, यहाँ पे भी 23.205 एल, इसको मैंने एक्स बोला क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा तो मैं सॉल्व करना प्रॉब्लम हो सकता है. तो मुझे क्या मिला? कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस 0.0166 साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 0. फिर अगर आपको मैथ्स का फॉर्मूला याद होगा तो कॉस हाइपरबोलिक नथिंग बट क्या होता है? 1/2 ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स. इसको चाहे तो बाहर ऐड करके रखो या तो फिर मैथ्स की पुरानी बुक्स देखो कॉस हाइपरबोलिक होता क्या है. नेक्स्ट 0.0166 एज इट इज. साइन हाइपरबोलिक क्या होता है? ई रेस्ट सॉरी 1/2, सो 2 यहाँ पे गया, 1/2 ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 16. सो फिर उन्होंने क्या किया? ये 1/2 कॉमन लेके 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 32. तो यहाँ पे बचा क्या? ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स. 0.0166 ई रेस टू एक्स अंदर मल्टीप्लाई करके लिया. सो अभी यहाँ पे देखा तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है. ओके, सो ई रेस टू एक्स एडिशन का हो गया 1.0166 हो गया, और जो माइनस वाला टर्म है उसको भी कर दिया तो प्लस 0.9834 ई रेस टू माइनस एक्स हो गया इज इक्वल टू 32. बट अभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, अभी भी सॉल्व नहीं हो सकता. तो यहाँ पे क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड में, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स को मुझे निकालना है. तो मैंने उसको क्या किया? यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई किया और राइट साइड को भी ई रेस टू एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया. सो मुझे क्या मिला?
1.0166 ई रेज टू 2x हो गया क्योंकि ऑलरेडी x था, प्लस 0.9834 माइनस x प्लस x 0 हो गया वो, सो ई रेज टू 0 इज नथिंग बट 1, 32 ई रेज टू x। फिर हमने क्या किया, ये प्लस 32 था यहाँ पे, वहाँ पे आके माइनस 32 हो गया। ओके, फिर हमने ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स, तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ए स्क्वायर, सॉरी ई रेज टू एक्स को बोला हमने ए। सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन के फॉर्म में मुझे कैल्सियम में पुट करना है, सो ई रेज टू 2x क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ई रेज टू एक्स क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 0। फिर इसको, इस इक्वेशन को कैल्सियम में पुट करो तो आपको दो वैल्यूज मिले क्योंकि स्क्वायर है ना, सो आपको दो वैल्यूज मिलेगी। सो आपको क्या करना है, ई रेज टू एक्स था, सो ये वैल्यू क्या था ई रेज टू एक्स। उसके बाद x क्या था, हमने यहाँ पे x का वैल्यू क्या लिया था 23.205 L, वो हमने पुट किया। फिर टेकिंग अ लॉग ऑन अ बोथ साइड, तो ऐसा करके उन्होंने लेंथ फाइंड आउट किया। सेम इस यहाँ पे भी सेकेंड, क्योंकि दो वैल्यूज मिला था, तो यहाँ पे पुट किया, लेंथ निकाला, बट वो माइनस में आया, विच डज नॉट एग्जिस्ट, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा 0.148। गाइज एक और लॉजिक है, आपने अगर कोई चम्मच देखा होगा तो मैक्स टू मैक्स वो 15 सेंटीमीटर तक ही जाता है, आपने, ओके, अगर बड़ा चम्मच होगा तो वो 30। सो अपना लॉजिक भी यूज करना, अगर ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, तो घाई घाई में कुछ रियल लाइफ की चीजों का आपको डायमेंशन पता होगा तो वो पुट करके आ जाओ, ब्लैंक मत छोड़ो। ओके, सो आई होप ये न्यूमेरिकल समझा होगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, यहीं पे इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज कैल्शियम में पुट करोगे तो आंसर नहीं आएगा शिफ्ट सॉल्व करके। नेक्स्ट फोर्थ, इलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर जनरेट्स 38 into 10⁻³ किलो कैलोरी पर आवर। ओके, कोई तो कंडक्टर है, कोई तो हीट जनरेट कर रहा होगा, किलो कैलोरी है, तो किलो कैलोरी का कन्वर्जन होगा किलो जूल में, और पर आवर का कन्वर्जन मुझे करना पड़ेगा पर सेकंड में, सो किलो जूल पर सेकंड इज नथिंग बट किलो वैट। तो किलो कैलोरी का किलो जूल में कन्वर्जन कैसे होता है, अगर याद होगा तो 4.186। कैलोरी का कन्वर्जन कैसे होता है जूल में 4.186, यहाँ पे किलो कैलोरी इसलिए 4.186 इंटू 10⁻³ और पर आ रहा है इसलिए डिवाइड बाय 3600। सो ऐसा करके आपको क्या यहाँ पे मिलेगा क्यू ऑफ हीट टू कीप सरफेस टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर अप टू 75 डिग्री सेल्सियस, ऑफ हीट टू कीप सरफेस टेम्परेचर आपको कितना रखना है 75, मींस टीएस दिया हुआ है। इट इज अ डिजायर्ड दैट हीट जनरेटेड शुड बी टोटली डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग, सो जितना भी हीट हो प्रोड्यूस हो रहा है वो सराउंडिंग में डिसिपेट होना चाहिए, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। दिस इज अचीव्ड बाय फिन्स, और यहाँ पे पता चल गया मुझे चैप्टर फिन्स का न्यूमेरिकल है। स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 mm स्क्वायर एरिया दिया है, लेंथ ऑफ ईच फिन 10 mm, लेंथ भी गिवन है, वर्कआउट नंबर ऑफ फिन्स आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच ऑन सेमीकंडक्टर, मुझे नंबर ऑफ फिन्स निकालना है। इफ k इज इक्वल टू 165 किलो कैलोरी, k भी दिया है किलो कैलोरी में, तो मुझे इसका कन्वर्जन करके लेना पड़ेगा। नेक्स्ट एच एयर 10.75 किलो कैलोरी, इसका भी कन्वर्जन करना पड़ेगा। निगलेक्ट द हीट लॉस फ्रॉम द इंसुलेटेड टिप, इंसुलेटेड टिप से पता चला ये कौन सा न्यूमेरिकल है, फाइनाइट लेंथ इंसुलेटेड टिप। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फिन्स। सो उन्होंने देखो यहाँ पे देखो एक टोटल हीट दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ फिन्स पूछा है, तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, एक ही लॉजिक है। सपोज सपोज मेरा इंजन 100 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, अगर मेरे डिजाइन के हिसाब से मेरा फिन, एक फिन 10 किलोवाट को क्या करता है, हीट डिसिपेट करता है, और मुझे कितना करना है 100, तो आप क्या करोगे, टोटल हीट मुझे कितना डिसिपेट करना है 100 डिवाइड बाय एक कितना कर रहे हैं 10, तो मुझे कितना मिलेगा, फिन्स यूज करना पड़ेगा 10, 100 डिवाइड बाय 10, 10 फिन यूज करूंगा तब जाके मुझे 100 किलोवाट एनर्जी डिसिपेट होगा। सो यहीं पे क्या है, सो यहाँ पे टोटल हीट उन्होंने दिया हुआ है 38 इंटू 10⁻³, सो इसका कन्वर्जन करके लिया 4.186 किलो था इसलिए 10⁻³ पर आवर था इसलिए 3600। सो क्यू टोटल दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी वो भी किलो कैलोरी के फॉर्म में था, सो वो भी दिया हुआ है, उसका कन्वर्जन करके लिया। फिर टीए सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री,
सरफेस का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर 75, एचबी का कन्वर्जन करके लिया, नंबर ऑफ फिन्स आपको फाइंड आउट करना है। आपको टाइप पता चल गया यहाँ पे, टाइप कौन-सा है? फाइनाइट लेंथ इंसुलेटेड टिप। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है? नंबर ऑफ फिन्स निकालना है, तो मुझे क्या करना है? कितना डिसिपेट करना है और सिंगल से कितना हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले सिंगल से कितना हो रहा है, सो मुझे क्यू चाहिए, तो मुझे हीट का फॉर्मूला यूज़ करना है, ना कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का। सो क्यू इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एचपीकेसी। सो मैं आपको शो करता हूँ फॉर्मूला कि ये आया कहाँ से, इंसुलेटेड टिप वाला। ओके, सो दिस वन अंडर रूट ऑफ एचपीकेसी टीएस माइनस टी tan हाइपरबोलिक एमएल। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ, बट सबसे पहले मुझे एम निकालना चाहिए था, अंडर रूट ऑफ एचपीकेसी। सो यहाँ पे पेरीमीटर दिया है क्या? पेरीमीटर दिया नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उसका शेप क्या है। सो क्वेश्चन एक बार वापस से देखते हैं। इलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर जनरेट द हीट to keep the surface temperature of the conductor up to 75 degrees Celsius. It is a desired that heat generated should be totally dissipated to the surrounding 30 degrees Celsius. This is achieved by the Finn's square cross sectional area is square. So उसका पेरीमीटर क्या आएगा? A square, सॉरी 4A। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आएगा? A square। तो एरिया तो दिया है और हमें उसका शेप पता चल गया स्क्वायर। तो यहाँ पे पेरीमीटर लिखना चाहिए था P इज इक्वल टू 4A और क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो मुझे यहाँ पे क्या लगेगा? पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना है स्क्वायर का? 4A। बट क्या मुझे ए पता है? नहीं पता है। तो ए कहाँ से मिलेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप क्या करो, अंडर रूट ऑफ 0.5 mm इंटू 10⁻⁶ स्क्वायर रूट में आएगा ये सब कुछ। ऐसा करके क्या करोगे आप? एरिया फाइंड आउट करके लो और वो एरिया यहाँ पे पुट करो और पेरीमीटर निकालो, और फिर ये पेरीमीटर आप क्या करोगे? यहाँ पे यूज करोगे। ओके, सो एरिया से मैंने ए निकाला, फिर ए को यूज करके मैंने पेरीमीटर निकाला और फिर वहां पे पुट करो, फिर आपको मिलेगा सिंगल फिन का हीट ट्रांसफर रेट। टोटल उन्होंने दिया था, क्यू फिन हमने निकाला, सो नियर अबाउट मुझे 3 फिन्स यूज करने हैं। ओके, सो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब छोटा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। अब इस न्यूमेरिकल को काफी आसान तरीके से हैंडल कर सकते हो, खाली फॉर्मूला में मिस्टेक नहीं करना है। फाइन, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, सो आज के न्यूमेरिकल का ये लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कार्बन स्टील रॉड विथ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सॉरी क्रॉस सेक्शन क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ईच साइड इज 5 mm एंड इट इज 80 mm लॉन्ग, लेंथ दिया हुआ है। इट इज अटैच टू द प्लेन वॉल मेंटेन एट 400 डिग्री सेल्सियस। ये किसके साथ अटैच है? प्लेन वॉल के साथ। इसका टेम्परेचर 400, सराउंडिंग टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस सोर्स का टेम्परेचर दिया है, टीए दिया हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, उसका साइड पता है, उसका लेंथ पता है। सरफेस कंडक्टर फॉर द कार्बन स्टील एंड एयर कॉम्बिनेशन इज एट 90 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। अगर ये समझ में नहीं आता तो उसका यूनिट देखो क्या दिया है, एच दिया हुआ है, क्योंकि वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन बोला है। कंप्यूट द हीट डेसिपेशन फ्रॉम द रॉड, क्यू पूछा हुआ है। कंसीडर द टिप ऑफ द रॉड इज इंसुलेटेड। ओके, सो न्यूमेरिकल पता चल गया, फाइनाइट लेंथ इंसुलेटेड टिप। ऑल्सो डिटरमाइन टेम्परेचर। सो मुझे क्यू भी पूछा और टेम्परेचर भी पूछा है एट द मिडवे ऑफ द रॉड। मिडवे ऑफ द रॉड मीन्स क्या आएगा यहाँ पे? एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू आएगा, लेंथ का हाफ, और के एस दिया हुआ है। सो आई होप न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया। दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, क्यू और टेम्परेचर।
सो इक्विलैटरल ट्रायंगल था, साइड दिया था 5 mm, 5 इंटू 10⁻³ मीटर, लेंथ गिवन है, टीएस दिया है, टीए दिया हुआ है, एच दिया है, के दिया है, इंसुलेटेड टिप है। सो गाइस सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा m अंडर रूट ऑफ एच पी अपॉन के सी। यहाँ पे m ओके, एक बार भी नहीं, बच्चे ने डायरेक्टली यूज किया हुआ है। यहाँ पे m हम निकालते हैं, m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच, पेरीमीटर कितना आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, पेरीमीटर 3a अपॉन के ए सी, के ए सी। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ओके, सो यहाँ पे ए गिवन था, सो थ्राइस ए किया तो पेरीमीटर मिला, क्रॉस सेक्शन एरिया बेस इंटू हाइट। बट मुझे बेस पता है ए कितना है, हाइट पता है क्या, नहीं पता है ना, बट ये ए पता है, ये ए पता है। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, हाइट निकालो, फिर यू विल गेट क्रॉस सेक्शन एरिया, पुट करो यहाँ पे एम फाइंड आउट करो। आपको निकालना है हीट क्यू, क्यू का फॉर्मूला इंसुलेटेड टिप के लिए था अंडर रूट ऑफ एच पी के सी टी एस माइनस टी टैन हाइपरबोलिक एम एल। एच गिवन है, पेरीमीटर हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, के भी गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने फाइंड आउट किया, टीएस दिया है, टीए दिया है, टैन हाइपरबोलिक एम पता है, और लेंथ भी गिवन है 80 mm। सो सब कुछ पुट करो, यू विल गेट क्यू, इसका यूनिट आएगा वैट में। टेम्परेचर एट मिडवे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एक्स की जगह पे L/2 करना है। लेंथ आपको पता है, सो ये पूरा टर्म आपको पता है, टी माइनस टी आपको पता नहीं है, टीए दिया है, टीएस दिया, टीए दिया है, सो यू विल गेट टी। सो गाइस ये न्यूमेरिकल काफ़ी आसान होता है, सो इसको छोड़ना मत, अच्छे से प्रैक्टिस करो और स्पेशली कैल्सी से आंसर निकालने का ट्राई करो। ओके, सो गाइस टुडे टुडे विल स्टॉप हियर, आप इसका प्रैक्टिस करो, फिर इसके बाद जो लेंदी न्यूमेरिकल्स हैं उसका प्रैक्टिस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक इसका प्रैक्टिस कैल्सी के ऊपर एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स दिखने में आसान है बट सॉल्व करते वक्त बच्चा यहीं पे अटकता है। सो प्लीज प्रिपेयर, ओके, प्लीज stay at home and have a nice day. Take care.